नमस्कार। 1 फरवरी अब सिर्फ 2 ही दिन दूर है और ऐसे में हर इंडस्ट्री सेक्टर, सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर से ढेरों उम्मीदें लगाए बैठा है। क्या है वो उम्मीदें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एंजल वन के प्रथमेश माल्या एंड धन.co के जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एक चीज तो है ही जो कई सालों से यहाँ पर सेक्टर मांगता चला आ रहा है वित्त मंत्री से, और वो है सीटीटी में अगर वेवर नहीं तो कम से कम कुछ कटौती तो की ही जाए। क्या इस बजट में हम वो यहां पर आता हुआ देखेंगे? क्योंकि जहां तक कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की बात है, ये एक सबसे बड़ा, सबसे पहला, अहम और प्रायोरिटी वाला आस्क रहा है। आप कैसे इसे प्रथमेश देखते हैं और आपको लगता है क्या इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिल पाएंगे? प्रथमेश, आपको लगता है इस बार वित्त मंत्री देखेंगी इस तरफ? हाँ जी, नमस्कार मनीषा। मेरे ख्याल से सीटीटी का हटाने की मांग कई सालों से की जा रही है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तरफ से। मेरे ख्याल से अगर इसमें कुछ राहत मिल जाती है तो फिर ब्रोकिंग एज एन इंडस्ट्री को काफी अच्छा ग्रोथ मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी वेवर मिलता है, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मोमेंटम ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। तो कुछ भी न्यूज विद रिगार्ड्स टू सीटीटी, इट्स अ गुड गो विन विन सिचुएशन। जय, आपका क्या व्यू है? क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हमने यहाँ पर ओवरऑल ट्रेड में आते हुए देखी जब से सीटीटी है। क्लियरली काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं यहाँ पर इस सेक्टर से कि कितना बड़ा इसे बनाया जा सकता है। सीटीटी कितना उसके आड़े में आता है? जी मनीषा, देखिए सीटीटी का कम करने का एक डिमांड है, काफी सालों से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें इसको ना एक दूसरे लेंस से भी देखना जरूरी है। अगर हम 5 ट्रिलियन या 7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो उसमें कमोडिटीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जहां तक कमोडिटीज ट्रेडिंग और हेजिंग की बात है, आप देखिए 2014 के बाद बहुत सारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आउटसाइड इंडिया शिफ्ट हो गया। आप अगर एंटिटीज देखें जो आउटसाइड इंडिया ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर एंटिटीज या तो इंडियन ओरिजिन है या वो इंडियंस हैं जो बाहर कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने के लिए। आज ग्लोबली अगर आप देखें तो कमोडिटीज हेज करना या ट्रेड करना सबसे कॉस्टलीस्ट मार्केट इंडियन मार्केट है बिकॉज ऑफ सीटीटी। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि कमोडिटी को एक वाइब्रेंट मार्केट बनाए ताकि कमोडिटीज पार्टिसिपेशन बढ़े, हम चाहते हैं कि गोल्ड का हम प्राइस सेटर बने ना कि प्राइस टेकर, तो ये सारे आर्गुमेंट तभी फुलफिल होंगे जब हम यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट करेंगे। और ये लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट करने का एक बड़ा डेटरेंट है सीटीटी। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस बजट में या बजट के बाद भी इस पे सीरियसली एक थॉट देना चाहिए कि अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस रिड्यूस होता है तो इसके जो बाकी फायदे हैं वो इससे रेवेन्यू कलेक्शन से बहुत ज्यादा होंगे। तो उस आर्गुमेंट को रखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे सीटीटी को रैशनलाइज करने की बहुत जरूरत है और आई एम श्योर इस पे एक रीथिंक जरूर होना चाहिए। वंदना, आपकी क्या राय है एज अ पार्टिसिपेंट कमोडिटी बाजार की तरफ से? आपकी एक कौन सी टॉप मांग यहाँ पर होगी वित्त मंत्री से? मनीषा, मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ। अगर देखा जाए तो ऑप्शंस पे यहाँ पे आ गया। हमने बहुत सारी डिमांड रखी थी कि इंडाइसेस आ जाए, ऑप्शंस आ जाए, लेकिन 13 के बाद जब से सीटीटी लगा है कभी भी यहाँ पे वॉल्यूम रिवाइव नहीं हुआ, लगातार फॉल यहाँ पे आ रहा है। ये भी मैं एग्री करती हूँ कि जितना सीटीटी से रेवेन्यू नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा होगा जब यहाँ पे सीटीटी ना रहे, कम रहे, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये है मनीषा की यहाँ पे हम अपनी एग्री इकोनॉमी को हम पावरफुल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट तो है ही नहीं जब तक यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट पावरफुल नहीं होती है। और इसमें हम यहाँ पे जो हमारा पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे कम करके इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को हम ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे बहुत बड़ी नीड है कि हम यहाँ पे सीटीटी को कम करें, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टूल रहेगा। क्योंकि एक आप देख सकते हैं कि कुछ जो यहाँ पे आए हैं, टूल्स आए हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, वो फेलर यहाँ पे रहा है बिकॉज ऑफ लोअर पार्टिसिपेशन। सीटीटी हटता है तो मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस कम होंगे, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कम होंगे, और यहाँ पे अपने आप जो कहते हैं ना, गांव में रोड बन जाए तो मंडी अपने आप खुल जाती है, वही चीज यहाँ पे अगर हो जाएगा कि अगर सीटीटी हट जाए या कम हो जाए तो वॉल्यूम अपने आप आएगा। जी हाँ, तो अगर ये एक चेंज मिल जाए तो क्लियरली बाजार को काफी सहूलियत होगी। रुपेश, आपसे भी वही सवाल, आपके हिसाब से ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स को फिलहाल वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है? डेफिनेटली फर्स्ट वाली तो सीटीटी ही रहेगी। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब एक सीटीटी से पहले 2013 से पहले वॉल्यूम वाज अराउंड 1 लाख करोड़ के ऊपर था डेली बेसिस पे।
जो ड्रेस्टिकली धीरे धीरे कम होकर अभी 20,000 करोड़ के आसपास आ गया है, उसमें मेन रोल रहा है सीटीटी का। बिकॉज सीटीटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो मेन लिक्विडिटी जनरेट करते थे, जोबर, आर्बिट्रेजर, वो सब यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगे और कोइंसिडेंटली सब शिफ्ट हो गए इक्विटी मार्केट में, जहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारा वॉल्यूम हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर उनको वापस अट्रैक्ट करना है तो सीटीटी नाबूद करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन चार्जेस 200 से 300 रुपया पर करोड़ है। जब सीटीटी 1,000 रुपीज पर करोड़ लग रही है तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट कॉस्ट पे बहुत और जो लिक्विडिटी जनरेट करता है वही मार्केट से आउट हो गया है बिकॉज ऑफ सीटीटी के हिसाब से। सीटीटी तो डेफिनेटली जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआईआई, वो सबको एग्री कमोडिटीज में भी छूट देनी चाहिए। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी कम लिक्विडिटी में वो लोग भी इधर आके क्या करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए सीटीटी फर्स्ट जाना जरूरी है। एक बार वो लोग आ जाएंगे, जोबर, आर्बिट्रेजर, वो लोग आ जाएंगे तो नॉन एग्री के बाद में एग्री में भी वॉल्यूम आना चालू होता है। ऑलराइट, जी हाँ, अगर इंस्टीट्यूशंस को, एफआईआईज को, म्यूचुअल फंड्स को और दूसरे बड़े पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर लेके आना है तो पहले उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा करके देना होगा, लिक्विडिटी देनी होगी और इसको एफिशिएंट बनाना होगा चार्जेस के लिहाज से भी, तभी हम ये बाजार बढ़ता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली पहली मांग तो यहाँ पर सीटीटी है ही। नॉन एग्री की अब यहाँ पर अगर बात करें तो जय, कैसे देखते हैं, किन कमोडिटीज में, किन सेक्टर्स में भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं? इसमें दो चीजें हैं। अगर हमें नॉन एग्री साइड में अगर हमें यहाँ पे मार्केट को और एफिशिएंट बनाना है तो आप देखें कि ज्यादातर जो इंडियन लार्ज हाउसेज हैं वो अपना हेजिंग आज भी प्रेफर करते हैं एलएमई में करने के लिए। तो क्यों ना हम उन्हें इस तरह के कोई इंसेंटिव दें या कुछ इस तरह से क्लॉज लाएं कि एक पोर्शन ऑफ देयर हेजिंग इंडियन मार्केट्स में हो। तो इससे क्या होगा, एक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और यहाँ पे लिक्विडिटी को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा एक और डिमांड जो रखा जा रहा है कि शायद गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, तो मुझे इस पे थोड़ा सा चांसेस कम नजर आ रहा है इस तर्ज पे कि अगर 2022 की बात करें तो देखिए 36.6 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हुआ इंडिया में, विच इज अराउंड 2,92,000 करोड़ अगर हम उसको ट्रांसलेट करें रुपी टर्म्स में। तो गवर्नमेंट, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले एक फुल बजट है और इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट रैशनलाइज करना चाहेगी कि कोई भी रेवेन्यू सोर्सेज है उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उस तर्ज पे मुझे लगता है कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी आने के चांसेस कम है। हालांकि अगर हम गोल्ड में एक प्राइस सेटर बनना चाहते हैं और जिस तर्ज पे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को मंजूरी मिली, मुझे लगता है वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है ताकि हम IIBX को और डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट को कोरिलेट करा पाए, ताकि जो इंडियन हाउस होल्ड्स, इंडियन एसएमईज हैं वो भी एक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें IIBX के थ्रू। तो नॉन एग्री साइड में मुझे लगता है ये दो मांगे अगर इस पे कोई सुनवाई हो तो ये बहुत गेम चेंजर हो सकता है। वेल एब्सोल्युटली। और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बजट में हमेशा सोने को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर होता है। जो सोने को फाइनेंशियलाइजेशन करने की बात की जा रही है उसके ऊपर सरकार ने काफी स्टेप्स उठाए हैं। प्रथमेश, आपको क्या लगता है, क्या सोने पर फिर कुछ सुनने को मिलेगा और आपकी अगर कोई टॉप विश लिस्ट हो सीटीटी के अलावा तो वो क्या होगी? आई थिंक रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी जो है, आई थिंक गोल्ड बड़ा आइटम ऑफ इंपोर्ट है, तो एज एन इंडस्ट्री आई एम श्योर कि ज्वेलरी इंडस्ट्री या फिर गोल्ड एंड जेम्स इन्होंने काफी अपनी मांगे रखी होगी, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये हेल्प होगी, अपनी करेंसी पे भी इम्पैक्ट होगा। मेरे ख्याल से रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और फिलहाल कस्टम्स ड्यूटी अभी मेरे ख्याल से बहुत हद तक जो ऑफिशियल चैनल्स है गोल्ड के लिए अच्छा बना सकते हैं रादर देन ऑन द ब्लैक चैनल्स। तो मेरे ख्याल से रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी बोथ यहाँ पे आपको गोल्ड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा पॉसिबिलिटी और ग्रोथ दिखाने की उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि वो टॉप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। एक तो इंसेंटिव हो यहाँ पर भारतीय बाजारों में हेज करने के लिए कंपनीज को, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ देखेंगे और कॉर्पोरेट्स का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे। सोने की इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टॉल आस्क रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, और सीटीटी ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे कहा गया 2013 के बाद लगातार हर बजट में एक एक्सपेक्टेशन रही है कि शायद सरकार इस तरफ यहाँ पर मूव करे। ये तो बात हुई नॉन एग्रो की, लेकिन हम एग्रो की बात करें उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले जय और प्रथमेश आपके टॉप ट्रेड्स भी लेना चाहेंगे, क्योंकि बाजार तो यहाँ कारोबार कर ही रहा है और 1 फरवरी को बजट तो है ही, साथ साथ यूएस फेड की मीटिंग भी है। तो 1 फरवरी का दिन उसलिए महत्वपूर्ण है और 1 फरवरी को ही ओपेक और एलाइज की मीटिंग भी है, तो ये दिन काफी बिजी रहने वाला है कमोडिटी ट्रेडर्स के लिहाज से। जय, कैसे देखते हैं अगले 2 दिन में ट्रेड और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड लेने की राय?
मनीषा देखिए, जो गोल्ड के लिए फंडामेंटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर के लिए वो अभी भी बुलिश हैं। तो चाहे वो बजट में कोई भी आउटकम आए या इंपोर्ट ड्यूटी घटे ना घटे या कोई रैशनलाइजेशन हो, मुझे लगता है जो मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम, वो गोल्ड में वो आगे भी बरकरार रहेगा। $1900 जब तक ब्रीच नहीं होता है ऑन लोअर साइड, मुझे लगता है 1970-75 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑल राइट। एंड प्रथमेश, आपका टॉप ट्रेड क्या रहेगा? स्पेशली यूएस फेड मीटिंग भी है उससे पहले। यूएस फेड मीटिंग के पहले मेरे ख्याल से आपको सारी कमोडिटीज में एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट अगर आप एक कमोडिटी यहाँ पे चुनना चाहे, मेरे ख्याल से यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा लिक्विडेट हो गया है ये अकाउंट पर। मेरे ख्याल से आपको एक शॉर्ट सेलिंग रिकवरी पॉसिबल यहाँ पे दिख सकती है। नेचुरल गैस में ऊपर में 250 तक के भाव जो है देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो वो प्रेशियस मेटल्स और नेचुरल गैस में कैसे करें कारोबार अगले 2 दिन के लिए, वो पोजीशंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जय प्रथमेश, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बजट से, उस पर करेंगे बात। स्वागत है आपका। और वेरियस सेक्टर्स तो हम यहाँ पर बात करते ही रहे हैं चैनल पे, जहाँ पर चाहे वो कॉटन है, खाने के तेल, दालें, मसाले, सभी ने अपनी कोई यहाँ पर विशलिस्ट जाहिर करी है फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। लेकिन रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल एग्री सेक्टर में, चाहे वो सेक्टर वाइज हो या जेनरिक हो, आपको क्या लगता है क्या कुछ आ सकता है? जैसे कि अभी 2023 का बजट आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की नजर रहेगी 2024 के इलेक्शन पे। तो 2024 के इलेक्शन की नजर रखते हुए 2023 का फार्मर सेंट्रिक बजट होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट की स्थिति भी एकदम नाजुक स्थिति में है, क्योंकि फार्मर को खुश करना चाह रहे हैं तो एमएसपी का भाव बढ़ रहा है। एमएसपी का भाव बढ़ते ही फिजिकल मार्केट में भाव बढ़ जाते हैं, और फिजिकल भाव मार्केट में भाव बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन का कंसर्न आ जाता है। तो अभी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब एमएसपी तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन बिकॉज बहुत सारी कमोडिटीज में एमएसपी और मार्केट ट्रेड के प्राइस के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एमएसपी के, जैसे सोयाबीन है, व्हीट का भाव भी 2125 का एमएसपी है, फिजिकल मार्केट में 2900 के भाव चल रहे हैं। तो बहुत सारे जबरदस्त डिफरेंसेस है फिजिकल मार्केट में, तो वो बढ़ाएगी। और सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस पे कुछ आना चाहिए, ऐसी उम्मीद है मार्केट में, बिकॉज जो इस सबसे वेदर इरेटिक वेदर पूरे साल रह रहा है, इससे कारण क्रॉप पे बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो उसको फार्मर्स को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो क्रॉप इंश्योरेंस अभी एक प्रेजेंट सिचुएशन में है, उसको कैसे बेहतर तरीके से फार्मर्स के पास जाना चाहिए, उसकी कुछ स्कीम बजट में आनी चाहिए। ऑल राइट, क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी, ये 2 चीजें हैं यहाँ पर। और जैसे रुपेश ने कहा कि 2024 में इलेक्शन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सरकार काफी कुछ लेके आ सकती है। आपकी क्या राय है यहाँ पर? वंदना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मनीषा, 2-3 चीज मुझे काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही है। एक लग रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस को यहाँ पे बढ़ावा मिला है, ऐसी कैटल इंश्योरेंस को भी इस बार बढ़ावा मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है लाइव स्टॉक का इस बार। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स है, उनको इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पे काफी जरूरत है। तीसरी बात है कि एग्रीटेक को ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे बढ़ाना होगा। इसके लिए इनके लिए टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल करना होगा। फूड प्रोसेसिंग फार्मर्स को जोड़ना होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, तभी जाके उन्हें रियल फायदा होगा, क्योंकि उन्हें पूरा मुनाफा नहीं मिल रहा है, और तब तक डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से जो फार्म लैंड के पास जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, उस पर सरकार यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे। और लास्ट में मुझे लग रहा है कि डिजिटलाइजेशन बिल्कुल यहाँ पे बहुत पावरफुल वे में आगे बढ़ा है इंडिया में। जनधन अकाउंट हो या जो भी हो, ट्रांजेक्शंस वगैरह हो, ऐसे में ई नाम को अगर हम ज्यादा एक्सेस देते हैं रूरल एरिया में, तो जाके इसका रियल बेनिफिट आएगा। तो जो स्टेट्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है ई नाम में, वो यहाँ पे सरकार उसको लाए, और डिजिटलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे मंडी जो है ऑनलाइन, वो यहाँ पे क्रिएट करके दे। तो मुझे लग रहा है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम में उनका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा प्रॉफिट का। अच्छी खासी लंबी लिस्ट है ऑफ कोर्स, और उम्मीदें तो ऑफ कोर्स हर बार यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन देखते हैं कि वित्त मंत्री यहाँ पर हमारे लिए क्या लेके आती हैं। लेकिन जाने से पहले क्विकली आप दोनों की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी जानना चाहेंगे, तो वंदना आपसे शुरुआत करते हैं। जी, मुझे लग रहा है कि ग्वारगम ग्वारसीड में काफी फॉल आया है, यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है 12,180 के करीब। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 12,450 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 12,050 का लगाना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर और यहाँ पे डीप हो सकता है।
7280 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग करना चाहिए। 7100 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7370 का। ऑलराइट, एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय। और रुपेश, आपके पिटारे में क्या है? मुझे लग रहा है आई स्टिल कंटिन्यू रहूंगा धनिया में। मुझे लग रहा है धनिया अभी भी थोड़ा ऊपर ही है भाव, है क्रॉप बहुत अच्छा है, उस हिसाब से आई एम टारगेटिंग 7500 7900 के आसपास आए थे उसमें बेचना चाहिए। और डेफिनेटली गवार सीजन में अभी भी बाइंग साइड पे हूँ, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। सो 5700 के नीचे जब तक ऊपर रहता है तब तक उसमें गवार सीड में तेजी है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी कपल ऑफ कमोडिटीज में निकलती हुई। लेकिन बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुपेश और वंदना। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।